वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट 2। पिछला वाला हम लोग पढ़ चुके हैं सीडीएम का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं हिंदी में, आप लोग को पता ही होगा। अब इसमें हम लोग जान चुके थे कि सीडीएम लॉन्च हो गया है ना, गांधी जी लॉन्च करवा चुके हैं, दांडी मार्च हुआ है, ये सारा चीज। उसके बाद क्या क्या हुआ, उसमें और क्या क्या जुड़ा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ था, 6 अप्रैल को हम लोग सॉल्ट लॉ को, यानी जो नमक कानून था उसको तोड़े थे। और ये जो नमक कानून हम तोड़े थे उसी को तो हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, नमक सत्याग्रह। सेम वही बात है, ठीक है, सॉल्ट लॉ। अच्छा, ये भी हम बताए थे कि आखिर नमक को ही क्यों, नमक पे ही इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ, क्योंकि नमक एक ऐसा चीज है जो कि हर कोई यूज करता है, चाहे वो गरीब इंसान हो या फिर अमीर इंसान हो। तो पूरा का पूरा जनता एक साथ जुड़ जाए, एकजुट हो जाए, इसी को सोच करके गांधी जी नमक को ही मुद्दा बनाए थे, या हथियार, वेपन, है ना, सॉल्ट को ही वेपन बनाए थे अपने इस आंदोलन का, अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यानी अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो आगे समझते हैं। अब आप बताइए कि जब 6 अप्रैल को ये सॉल्ट लॉ मतलब नमक कानून तोड़ा गया 6 अप्रैल को, तो आप लोग बताइए ये सबसे पहले ये किसके वजह से हुआ? अंग्रेजों का दिमाग अगर घूमे तो किस पे घूमे? गांधी जी पे या फिर जवाहरलाल नेहरू पे? तो बताइए, गांधी जी से तो आप लोग पीछे याद कीजिए, साइमन कमीशन के समय में नेहरू रिपोर्ट जो आया था, और क्या बोला गया था कि अगर नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा तो हम लोग पूर्ण स्वराज का डिमांड करेंगे। ये तो मोतीलाल नेहरू एंड कंपनी मांगे थे ना। और जवाहरलाल नेहरू फिर क्या किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू फिर पूर्ण स्वराज का डिमांड किए थे 31 दिसंबर को। कौन सा तारीख? 31 दिसंबर 1929 को। और उसके बाद फिर क्या हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का डिमांड जवाहरलाल नेहरू किए, तो उसी समय ये अंग्रेजों के नजर में खटकने लगे। और उसके बाद यही लोग गए साबरमती में और गांधी जी से बोले कि आप अपने हिसाब से कोई मूवमेंट लॉन्च कीजिए, जगह आप चूज कीजिए, कैसे होगा मूवमेंट वो आप सोचिए, बट मूवमेंट लॉन्च कीजिए। तो अगर इस तरीके का बात अगर कोई कह रहा है ना, तो किसी को भी पता चलेगा कि भाई ये वो भले ही लॉन्च किया है, यानी गांधी जी भले ही मूवमेंट लॉन्च किए हैं, बट लॉन्च करवाया कौन है? तो नेहरू करवाया है ना। ऐसा कौन सोचेगा? ऐसा सोचेगा अंग्रेज सब कि ये नेहरू ही बदमाश है, यही करवाया है। तो जैसे ही ये होगा बाबू, मतलब जैसे ही ये होगा एस्पिरेंट्स, नमक कानून जैसे ही मतलब तोड़ा जाएगा, है ना, तो तोड़े कौन है? गांधी जी, बट पकड़े कौन जाएंगे उसके 1 सप्ताह के अंदर? जे.एन. नेहरू। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्हीं को बवाल का जड़, या एक तरीके से बीज इन्हीं को माना जा रहा था। यही पूर्ण स्वराज मांगा, इसके पापा जो थे वो नेहरू रिपोर्ट में ये थे, है ना। ऐसा कौन सोच रहा है? कि अंग्रेज सोच रहे हैं, इरविन सोच रहा है कि यही सबसे बदमाश इंसान है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू को ही बोला जा रहा है कि ये जो सीडीएम लॉन्च हुआ है, ये जो मूवमेंट हुआ है, उसके पीछे के जो मेन जड़ हैं, जो मेन इंसान है, वो जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इनको पकड़ के सब लेके चला गया। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद वहां पे आप लोग देखते जाइएगा, 4 मई 1930, 4 मई 1930 को क्या हुआ? गांधी जी को अरेस्ट किया गया। गांधी जी जब अरेस्ट होते हैं, अच्छा तो इसमें क्या होता है इसको समझते हैं। गांधी जी जैसे ही अरेस्ट होते हैं तो फिर उसके बाद गांधी जी के बेटे, कौन? मनीलाल, यहाँ पे लिखा हुआ है मनीलाल, मनीलाल, हरिलाल, ऐसे करके उनके 4 लड़के थे, ठीक है। तो मनीलाल ये जो थे गांधी जी के बेटे थे। सरोजिनी नायडू और इमाम साहब गांधी जी के फ्रेंड थे। ये लोग तीनों लोग धरसना में एक सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। धरसना एक जगह है, तो धरसना में एक सत्याग्रह करते हैं, और ये सत्याग्रह नमक कानून के खिलाफ और बेसिकली गांधी जी को जेल से छुड़ाने के खिलाफ होता है। मतलब गांधी जी को हमको जेल से छुड़ाना है, ठीक है, यानी गांधी जी जो जेल गए उसके खिलाफ ये सत्याग्रह होता है। और इसके मेन लीडर कौन कौन होते हैं? तो यहाँ देखिएगा, सरोजनी नायडू, मनीलाल, इमाम साहब, ठीक है। बट अब क्या होता है, और ये कब होता है ये भी देख लीजिए, 21 मई 1930 ईस्वी को, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज चल रहा होता है कि भाई ये धरसना रिवॉल्ट आखिर किन किन चीजों के लिए, मतलब किसका किसका खुन्नस निकाल रहा होता है, किस किस बात का। 3 लोग मेन है इसमें, इमाम साहब, मनीलाल, मनीलाल बेटे हैं गांधी जी के, और कौन? तो सरोजिनी नायडू जो कि उनकी फ्रेंड है।
अब बात करते हैं धर्सना रिवॉल्ट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे सबसे पहले अरेस्ट ऑफ गांधी जी जो हुआ उसके खिलाफ ये लोग नाक बजा रहे थे, मतलब ये कर रहे थे कि भाई ये क्या मतलब है, क्यों आप गांधी जी को अरेस्ट कर लिए, चलिए छोड़िए इनको, ये सब चल रहा था। ठीक है, धर्सना रिवॉल्ट में और क्या था, तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आ चुका था जिसके लिए हम लोग इतना बवाल किए थे, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ और 1930 ईस्वी में मई 1930 में ही साइमन कमीशन का रिपोर्ट आ चुका था और कहा जा रहा था कि उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, तो नियम कानून बनेगा उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो उस रिपोर्ट साइमन रिपोर्ट के खिलाफ भी यहाँ पे विद्रोह देखने को मिलता है धर्सना में। इसके अलावा साइमन रिपोर्ट के बाद क्या होता है, तो उसके अलावा जो नमक कानून है उसके खिलाफ, यानी सॉल्ट सत्याग्रह तो चलते ही रहता है, तो नमक कानून को तो तोड़ना ही है। तो ये 3 बातों के लिए यहाँ पे मतलब बवाल मचा हुआ था। अब बताइए कि पावरफुल ज्यादा कौन था, सरोजिनी नायडू, मनीलाल और इमाम साहेब या फिर अंग्रेज। उस समय अंग्रेज ज्यादा पावरफुल थे, तो अंग्रेजों ने धर्सना सत्याग्रह को दबाया फोर्सफुली, मतलब पीटा वटा, बहुत जबरदस्त पिटाई हुआ और बहुत तंग किया इन लोगों को, है ना। इसी पे वेब मिलर वहां पे थे धर्सना में। तो वो कहते हैं, वो क्या थे, तो वो एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे और ये अमेरिकी पत्रकार थे, अमेरिका के रहने वाले थे। और वो कहते हैं कि आज तक हम कितना सारा सिविल राइट देखे, मतलब सिविल राइट मतलब राइट नहीं, RIOT राइट, ठीक है, यानी सिविलियन का दंगा हम लोग कई जगह देखे, हम देखे। वेब मिलर कहते हैं कि ऐसा 20 देश है ना, 19-20 देश है जहां हम गए, बट सबसे जो हेरोइंग सीन था, जो सबसे खतरनाक सीन था दंगाइयों को कुचलने का, वो हम धर्सना में ही देखे। तो सोचिए क्या जबरदस्त पिटाई हुआ होगा इन लोगों का, या कैसे कैसे इन लोगों को टॉर्चर किया गया होगा। क्योंकि वेब मिलर ऐसा लिखते हैं कि हम कई देशों में घूमे और कई जगहों पे साधारण लोगों के दंगे को देखे, साधारण लोगों के सत्याग्रह को देखे, है ना, मगर इतना हेरोइन सीन, इतना खतरनाक सीन हम कहीं नहीं देखे जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग दंगा कर रहे हैं उनको परेशान किया गया है, उनको दबाया गया है। ठीक है, तो ये एक बात हो गया। धर्सना रिवॉल्ट किस चीज से रिलेटेड है, तो धर्सना रिवॉल्ट भी नमक सत्याग्रह से रिलेटेड है ना, सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड है, डांडी मार्च से रिलेटेड है, गांधी जी के जेल जाने से रिलेटेड है, और किस चीज से रिलेटेड है धर्सना रिवॉल्ट, तो कहेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है। तो यहां तक का अगर क्लियर है, धर्सना रिवॉल्ट तक का क्लियर है क्या? तो यहाँ पे अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, वैसे तो वहां से लाइन से एक लाइन से लिख लिया कीजिए, आसान रहता है। यहाँ तो हम समझाने के लिए बस करते हैं। अब आगे अब हुआ क्या कि साइमन रिपोर्ट, तो हम बताएं कि साइमन रिपोर्ट आ चुका है। वो साइमन कमीशन जो बना था कानून बनाने के लिए, सजेस्ट करना है ना कि कानून बनाना है, वो बना था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इसका नाम है साइमन कमीशन का। वो किस लिए बना था, तो कानून कैसे बनाया जाए इस बात को सजेस्ट करना है, ना कि कानून बनाना है। और उसमें केवल व्हाइट लोग थे, तो हम लोग बहुत दुखी हुए कि भले ही हम लोग ब्राउन कलर या इस तरीके से कह लीजिए, या होता है ना कि ब्राउन साइड के हैं, तो पागल थोड़ी हैं हम लोग, अपने से कानून बना सकते हैं, है ना, कलर से थोड़े दिमाग से होता है। तो इस वजह से, और देखिए अगर भारतीयों को भी, कुछ भारतीयों को शामिल किया जाता तो ये बवाल ही नहीं होता, बट एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से साइमन कमीशन को हम लोग क्या किए, उसको बॉयकॉट किए, उसका बहिष्कार किए। हम लोग बोले कि इस तरीके से नहीं काम चलेगा, हम लोग अपना रिपोर्ट, हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाएंगे। ठीक है, कितना भी बवाल किए, यहाँ तक कि लाला लाजपत राय मारे गए इस चक्कर में, फिर भी साइमन कमीशन तो, उस साइमन कमीशन को तो मतलब हटाया ही नहीं गया, वो ऊपर से वो रिपोर्ट भी ला दिया। और वो रिपोर्ट यहाँ पे आ गया कब, मई 1930 में। ठीक है, और बवाल मतलब बढ़ चढ़ के बवाल होना शुरू हुआ। ये सारा चीज जो आप लोग देख रहे हैं, धर्सना, ये सब हुआ। तभी मई के बाद, एक महीने बाद, मतलब मई 1930 में साइमन का रिपोर्ट आया, एक महीने बाद जुलाई में, ठीक है, जुलाई, मई के बाद जून और उसके बाद जुलाई, 9 जुलाई 1930 को वाइसरॉय बोले, क्या बोले, वाइसरॉय कौन थे पहले ये जान लीजिए, लॉर्ड इरविन थे उस समय वाइसरॉय। सॉरी, कौन वाइसरॉय थे आपके, तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है,
लॉर्ड इरविन थे उस समय, वो बोले कि क्यों ना हम लोग एक साथ बैठ करके बात कर लें। हम लोग मतलब कौन लोग, मतलब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इरविन, ये सभी लोग, ठीक है। क्यों ना हम लोग एक साथ बैठ करके बात कर लें। अब बताइए ये राउंड टेबल क्यों लिया जाता है, कि मतलब गोल मेज क्यों लिया जाता है, इस पे एक बात समझिए। देखिए इसमें मान के चलिए ब्रिटिश पीएम को एक ऊंचा सीट दे दिया जाता है, फिर ब्रिटिश क्राउन, अगर जो जॉर्ज 5 थे उस समय किंग, तो उनको एक थ्रोन दे दिया जाता कि आप सिंहासन पे बैठिए, और हम लोगों को नीचे घोड़ा बिछा के बैठना पड़ता। तो हम लोग इक्वालिटी फील करते क्या, नहीं करते। तो क्योंकि ये दिखाना होता है, कभी भी कोई गोल मेज पे बैठने का मतलब होता है कि हर इंसान इक्वल है। ऐसा नहीं है कि कोई राइट विंग है, कोई लेफ्ट विंग है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान इक्वल है और इक्वल थॉट रखता है, मतलब सेम थॉट प्रोसेस रखता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखे, मतलब कि चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो वाइसरॉय हो, या फिर वो क्यों ना ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर ही हो या क्राउन हो, सारे के सारे क्या है, एक समान है। इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने राउंड टेबल को लिया, ठीक है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए अनाउंस हुआ, कब हुआ तो साइमन का रिपोर्ट आने के 1 महीना गैप करने के बाद। देखिए साइमन का रिपोर्ट जब आया तो लोगों को लगा, अंग्रेजों को लगा कि लोग मान जाएंगे, बट जो हमारे लीडर्स थे वो जेल चले गए, पिटा गए, मगर फिर भी बात नहीं सुने। तो उसके बाद हुआ कि ठीक है हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं कि आखिर आपको कैसा कानून चाहिए, आखिर आपको साइमन कमीशन या साइमन रिपोर्ट से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसी का रिजल्ट था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो होना कहाँ था, तो लंदन होना था, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली वगैरह में नहीं होना था, उसको लंदन में होना था, ठीक है। और ये कौन अनाउंस किए, मतलब उस समय जो पीएम थे आपके, जिस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, जिस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनाउंस हुआ 9 जुलाई को अनाउंस हुआ था, ठीक है। 9 जुलाई 1930 को अनाउंस हुआ था, जबकि हुआ कब था, तो नवंबर में हुआ था पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे, तो मैकडोनाल्ड थे। फिर उसी तरीके से इस समय किंग कौन थे, तो किंग किसके, ब्रिटेन के, कौन थे, जॉर्ज 5 थे। उसी तरीके से आपके जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, इरविन थे, ठीक है। 1929 के समय वाइसरॉय कौन थे, तो इरविन थे। ये सारा क्लियर हो गया। अब 9 जुलाई 1929 को कहा गया कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोग रखा जाए, मगर ये कॉन्फ्रेंस रखा जाए, डेट कब होगा, किस दिन कॉन्फ्रेंस होगा, तो बोला गया कि हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ही सबसे ज्यादा बता रहे हैं, पूर्ण स्वराज का ही देन था ये सब, सीडीएम है ना। तो जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के 2 दिन पहले रखा गया, ठीक है, 12 नवंबर 1930 को। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से शुरू हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक सेकेंड, 19 नवंबर नहीं, यहाँ पे शायद 12 नवंबर होगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एक बार फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सर्च करके। 12 नवंबर 1930 को ये शुरू हुआ था और 19 जनवरी 1931 को ये खत्म हुआ था। 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ और 19 जनवरी 1931 को खत्म हुआ, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, इसको इनॉग्रेट कौन किए थे, होता है ना, मतलब रिबन काटना, ये सब उस तरीके से समझ लीजिए। इनॉग्रेट करना है ना, इनिशिएट करना, वो किंग ही किए थे, ठीक है। जैसे कैसे होता है, राष्ट्रपति संसद में आकर के भाषण देके चले जाते हैं, बाकी सारा काम एमपी करेंगे, उसी तरीके से समझ लीजिए। जॉर्ज 5 ही इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किए थे। प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड एक कुर्सी पे बैठे हुए थे, इधर इरविन बैठे हुए थे, इधर मुस्लिम लीग के कुछ लोग बैठे हुए थे, इधर अम्बेडकर बैठे हुए थे, बट कांग्रेस की सीट खाली थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारा सीट भरा हुआ था, बट कांग्रेस के लोग नहीं आए थे, कांग्रेस की सीट खाली थी, ठीक है। कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव सीधे बॉयकॉट किए थे किस चीज को, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। अब 19 जनवरी 1931 को, जैसे 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 19 जनवरी 1931 को खत्म हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इस बीच में मैकडोनाल्ड वेट करते रहे कि अब आएगा कांग्रेस का लोग, अब आएगा कांग्रेस का लोग, बट कांग्रेस को कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं आते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तब फिर सीधे इरविन को बोला जाता है कि भाई इरविन,
जाओ और गांधी जी को छोड़ो, गांधी जी को रिलीज करो। गांधी जी कहाँ है? पुणे में जेल में बैठे हुए हैं, येरवाड़ा जेल। कब गए थे वो? 4 मई 1930 से जेल में पड़े हुए हैं। तो इरविन को कहा कौन? मैकडोनाल्ड कि जाओ गांधी जी को छोड़ो, निकालो पहले उनको जेल से, और उसके बाद उनको पोटो, है ना, और पोट के लाओ, क्योंकि उन्हीं को सबसे आसानी से वो लोग, उन्हीं को हम लोग अपना बात मनवा सकते हैं, वो समझ जाएंगे, और इस तरीके से हम लोग कांग्रेस को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी कब निकले इस पे हम लोग बात करेंगे, बट इसको मिटा देते हैं। अगर क्या आपको कोई यहां तक का समझ में आया है? क्या यहां तक का समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होता है उस पर दबा दीजिए। और इसके अलावा क्या करना है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट में पक्का बताइए कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, ताकि हम दोबारा से उसको समझा सकें। ठीक है, और इसके अलावा जो अच्छा लग रहा है वो भी नीचे कमेंट में बता देना है। कुछ अगर बड़ाई बड़ाई करना हो, मोटिवेशन मिलता है उससे, तो कर देना है। ठीक है, और पसंद आने पे वीडियो को लाइक तो करना ही है। चलिए अभी देखते हैं, इसको सबसे पहले हम रब करेंगे। इसके बाद अगर जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड। अच्छा, बिहार का जो है मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। हम सोचते हैं कि बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए, पर टाइम नहीं होने के कारण हम कर नहीं पाते। ऊपर से तबीयत भी खराब हो जाता है, ज्यादा देर फैन ऑफ करके बनाने पे सर्दी खांसी हो जाता है सरद गर्म से। तो आप लोग खुद से ही वो वाला जो प्लेलिस्ट है बिहार स्पेशल, जो लोग बिहार का एग्जाम देते हैं, वो कंप्लीट करके खुद से ही मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन वगैरह लगाते रहिए। काफी फायदेमंद होगा वो प्लेलिस्ट मेरे हिसाब से। बाकी तो आप लोग खुद देखिए और पता कीजिए कि क्या मतलब सही है या नहीं है। तो आगे बढ़े, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, इससे चैनल को ग्रोथ मिलेगा। चलिए आगे समझते हैं। तो हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवा लिए, कांग्रेस का सीट कुर्सी खाली था, कोई नहीं आया। तो उसके बाद मैकडोनाल्ड जो कि क्या है, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन का, वो किसको बोला? तो वाइसरॉय को बोला, इरविन को बोला कि इरविन गांधी जी को जेल से निकालो। तो गांधी जी जेल से निकले कब भाई? तो 1 सप्ताह के अंदर निकल गए। 19 जनवरी को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होता है 1931 को, और गांधी जी निकल जाते हैं किस दिन? 25 जनवरी को। इनको रिलीज कर दिया जाता है, अनएक्सपेक्टेड रिलीज कहा जाता है। मतलब कि कोई ऐसा उम्मीद नहीं था कि गांधी जी को छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि धरसना हुआ, बाकी जगहों पे सत्याग्रह हुआ, रिवॉल्ट हुआ, विद्रोह प्रदर्शन हुआ गांधी को छुड़ाने के लिए, बट कोई रिस्पांस नहीं था। बट अचानक से गांधी को छोड़ दिया गया 25 जनवरी 1931 को। गांधी जी के मन में एक बात खटका कि आखिर ये लोग हमको छोड़ा है, यानी फिर से कुछ ना कुछ इसको चाहिए, कोई मदद चाहिए। ठीक है, और वो मदद था गांधी इरविन पैक्ट। इरविन ऐसा चाहते थे, बेसिकली मैकडोनाल्ड ऐसा चाहते थे, कि कांग्रेस इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करे, क्योंकि इससे उनका बेइज्जती हो रहा था, है ना। कि मान के चलिए कोई किंग है, कोई माने जिसपे हम कब्जा किए हुए हैं, है ना, जो मेरा स्लेव है, हम समझते हैं कि मेरा स्लेव है ना, और वो मेरा बात ही ना सुने, तो ये मेरा बेइज्जती जैसा कुछ हो जाएगा ना। तो किंग के सामने तो मैकडोनाल्ड का बेइज्जती हो गया था, तो इसीलिए वो चाहता था मैकडोनाल्ड कि लोग पार्टिसिपेट करें। कौन लोग? कांग्रेस के लोग। तो गांधी जी को छोड़ा गया। अब इरविन गांधी जी को बोले कि आइए हम लोग मिलते हैं और मिलकर के क्या करते हैं, पैक्ट करते हैं। आपका हम 2 बात मान लेंगे, 2 बात आप मेरा मान लीजिएगा, और बस इतना ही काफी है। गांधी जी बोले हम नहीं आएंगे, हमको कोई लेना देना नहीं है, सब लोग भाड़ में जाओ। ठीक है, तभी क्या हुआ कि इरविन बोले कि गांधी जी के कुछ अच्छे दोस्त और कुछ पॉलिटिकली जो होता है ना, पॉलिटिकली जो लोग थोड़े करेक्ट हों, उन लोगों को बुलाओ। तो वो थे, देखिएगा, वीएस शास्त्री। गांधी जी को ये लोग जानते थे, गांधी जी के अच्छे दोस्त थे, है ना, वीएस शास्त्री। तेज बहादुर सप्रू, वीएस शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर। इन लोगों को
मीडिएटर बना करके, यानी बिचवान बना करके, है ना, एक तरीके से कौन भेजा? इरविन भेजे। किसके पास? गांधी जी के पास। वो बोले कि भाई जाओ गांधी को तुम लोग मनाओ और बोलो कि इरविन के साथ पैक्ट कर ले, मतलब मेरे साथ पैक्ट करे, यानी मेरे साथ कुछ समझौता कर ले। उसके बदले तुम सब लोगों को कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, ठीक है? सबको, मतलब कांग्रेस को, भारतीयों को, इसको, ना कि इन तीनों को। तो ये लोग बोले कि ठीक है, एक बार जाके बात करके देखते हैं। तो गांधी जी 25 जनवरी 1931 को छूटे थे। बात करते 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 बात मनवाते समय आ गया 5 मार्च का। लगभग 1 से 1.5 महीना इन लोगों को लग गया बात मनवाने में। और 5 मार्च 1931 ईस्वी को हम लोग क्या देखते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट होता है। ये गांधी और इरविन, वायसराय इरविन का जो पैक्ट होता है ये दिल्ली में होता है। इसीलिए इस गांधी इरविन पैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट कहते हैं। इस गांधी इरविन पैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो दिल्ली पैक्ट कहते हैं। अच्छा, इस पैक्ट में 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जो कि एक गांधी जी और एक इरविन। सरोजिनी नायडू कहती हैं कि ये जो पैक्ट है ये ऐसा लग रहा है कि 2 संतों के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा हो, ठीक है, यानी 2 संत आपस में बात कर रहे हो। तो पहले संत सरोजिनी नायडू के अकॉर्डिंग गांधी जी थे और दूसरे संत सरोजिनी नायडू के अकॉर्डिंग कौन थे? तो इरविन थे, ठीक है। अब गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट, क्योंकि ये पैक्ट हुआ कहाँ पे? दिल्ली में हुआ। और किसके समझाने पे हुआ? तो 3 लोगों के समझाने पे हुआ, वीएस शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर। ये 3 लोगों के बाद अगर हम लोग बात कर ले, 1 सेकेंड रुकिएगा, ये 3 लोगों के बाद अगर हम लोग बात करें, एमआर जयकर, तेज बहादुर सप्रू, अब ये हो गया, तो आखिर दिल्ली पैक्ट में या गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ था, क्या क्या डिमांड था? तो देखिएगा, इरविन की मजबूरी थी तो इरविन ज्यादा बात मानते, है ना, और गांधी जी तो मजबूर थे नहीं इस समय। तो इरविन की मजबूरी थी कि उनको कांग्रेस को लाना था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इरविन बोले कि हम आपका 4 बात मानेंगे और गांधी जी बोले कि हम इसका आधा बात मानेंगे, यानी हम बस 2 बात मानेंगे। तो गांधी बोले कि हम 2-4 बात कहेंगे, आपको मानना पड़ेगा, उसके बदले हम क्या करेंगे? तो हम सीडीएम को खत्म कर देंगे, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देंगे, वापस ले लेंगे, पहला। और दूसरा क्या करेंगे? तो दूसरा वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लोग कीजिएगा, दूसरा वाला जो आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लोग कीजिएगा, उसमें हम पार्टिसिपेट भी करेंगे। कौन बोले? गांधी जी। वो बोले कि मेरा कुछ बात मान लीजिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? तो हम सीडीएम को खत्म कर देंगे, ठीक है, हम सीडीएम को खत्म कर देंगे। और उसके अलावा क्या करेंगे? तो हम आपका जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन करके आएंगे। फिर भी बोले कि ठीक है, तो बोलिए क्या क्या चाहिए? तो गांधी जी क्या कहते हैं कि देखिए, जितने भी प्रिजनर्स हैं यानी कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। 1 मिनट रुक जाइए, जितने भी कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो इस पे ब्रिटिशर्स कहते हैं कि जो लोग किसी का मर्डर वगैरह किए हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा। प्रिजनर्स को नहीं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा, सबको नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद क्या बोला जाता है, इसको समझते हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा, तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है भाई, इतना ही करो। इसके बाद बहुत सारे लोगों का जो है प्रॉपर्टी कुर्की जब्ती हो जाता है, यानी जब्त कर लिया जाता है। तो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। क्या बोलता है, मतलब क्या बोलते हैं गांधी जी कि कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा, कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी जो हम लोग, जो भी ब्रिटिशर हड़पे हैं लोगों का, उसको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को कानून, मतलब नमक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं, यानी इरविन कहते हैं कि तुमको नमक बनाने का अधिकार मिलेगा, बट किसी फिक्स्ड एरिया में मिलेगा, हर जगह जहां मन जहां नमक नहीं बना सकते हो। ये हो जाता है। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि हम लोग लिकर शॉप यानी शराबबंदी के खिलाफ पीसफुल, शांति से डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी शांति से आंदोलन कर सकते हैं। किसी शराब का शॉप है, उसके बाहर जाकर के शराब नहीं पीना चाहिए ऐसा लिख के हम लोग खड़े रह सकते हैं, बट शांति से। या फिर कोई भी फॉरेन विदेशी सामान है तो उसके खिलाफ भी हम लोग शांति प्रदर्शन कर सकते हैं।
ये चारों बात इरविन मान लेते हैं और इस तरीके से गांधी इरविन पैक्ट साइन हो जाता है। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ आप लोग बताइए? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी। यहाँ देखिएगा, फिर से ये भर गया, अब इसको फिर से यहाँ देखिए, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। यहाँ पे समझते हैं, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, ठीक है। और इसके कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद? तो मात्र 18 दिन बाद 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा होती है। 23 मार्च, 18 दिन बाद। तो गांधी जी से पूछा जाता है कि भाई आप इन लोगों को क्यों नहीं छुड़वाएं? आपको साइन ही नहीं करना चाहिए था इरविन के पैक्ट पे, अगर वो लोग ये बात नहीं मानता तो गांधी जी तो बोले थे कि सभी प्रिजनर्स को छोड़ दो, मगर वो क्या बोला था? इरविन बोला था कि जो लोग मर्डर वगैरह किए हैं उसको नहीं छोड़ेंगे, केवल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ेंगे। जैसे कोई सत्याग्रह कर रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे, है ना, तो उस टाइप का। तो गांधी जी का बात तो कोई माना नहीं। और गांधी भी उस समय 5 मार्च को उतने रिजिड नहीं थे भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को बचाने के लिए, इस कारण से उन लोगों को फांसी हो गई। अब क्या हुआ? ये फांसी हुई किसको किसको? तो शहीद भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 31 तारीख था, इसके 31 तारीख मतलब 7-8 दिन बाद हम लोग क्या देखते हैं, 31 मार्च 1931 ईस्वी को क्या होता है? कराची सेशन होता है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। इसके जो हेड होते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं कराची अधिवेशन के, इसको समझ लेते हैं एक सेकेंड। इसके जो कराची अधिवेशन के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो सरदार पटेल होते हैं। सरदार पटेल यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं, ये सब पे एक प्रस्ताव लाते हैं। कौन? पटेल। मगर यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कि जब गांधी जी अपना कराची जा रहे होते हैं तो सारे लोग उनको काला झंडा दिखाते हैं, यानी एक तरीके से गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगत सिंह को बचा नहीं पाए थे, ठीक है, उस वजह से कि क्यों आप इरविन के पैक्ट पे साइन किए। आप कहते कि अगर आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छोड़ दीजिएगा तभी हम पैक्ट पे साइन करेंगे, ठीक है। तो इसी बात पे कराची सेशन जा रहे होते हैं जब गांधी जी, तो उसी समय में ये लोग काला झंडा जब दिखाता है तो गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि गांधीज्म, सुनिएगा, गांधी जी कैन डाई बट गांधीज्म कैन नॉट। मतलब गांधी मर सकता है मगर गांधीवाद कभी नहीं मरेगा, ठीक है, वो एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। तो यहीं पे आप काफी, ये कराची सेशन में होता क्या है, तो वहां पे कुछ कुछ बात होता है, जैसे कि आपका कुछ कुछ पॉलिसी, इकोनॉमिक राइट्स पे रिजोल्यूशन आता है, फंडामेंटल राइट पे रिजोल्यूशन आता है, यही सब होता है। और फिर कराची सेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका सितंबर में होगा, उसमें गांधी जी जाएंगे, फिर वहां पे कम्युनल अवार्ड ये सब होगा, गांधी जी गुस्सा से वापस आ जाएंगे और फिर इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक को मतलब आगे समझेंगे और सीडीएम को कल वाले वीडियो में खत्म कर देंगे। तो यहाँ तक का अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए, थैंक यू।